नमस्कार साथियों, परिहार स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं भीम सिंह परिहार और मैं आपको बताने जा रहा हूं PYQ प्रीवियस ईयर PCS के 10 ईयर के मैं PYQ सॉल्व कर रहा हूं। मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिया है। तो आप लोग जानते होंगे कि मतलब क्या भूमिका रहती है PYQ से ये हमें पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, उनकी प्रकृति क्या होने वाली है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है PYQ। अगर PYQ आपने सॉल्व नहीं किया तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आपको अंदाज ही नहीं चलेगा कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम अपना PDF लगा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो एक ये हम स्लाइड पूरे अपने फिट कर दे रहे हैं इसमें। चलिए, वैसे अब समय भी कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। अब देखो, ये चुनाव का जैसे परिणाम घोषित होते हैं इसके बाद में कैलेंडर आ जाएगा, जो री एग्ज़ाम जिनका होना है PCS RO का, ये सभी कैलेंडर आने वाले हैं। अच्छा, चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों को थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट। ये पिछले क्वेश्चन जो हैं वो हमने प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। जो और क्वेश्चन ये 2021 के क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ऐसा सेट कर देते हैं जिससे दो दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे स्लाइड पे, क्योंकि ये बोर्ड मोबाइल का ही बोर्ड है और मोबाइल के बोर्ड पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही फेर बदल कर क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे जो एग्जाम होते हैं, क्योंकि नया आएगा कहाँ से। यही 20 साल या 10 साल के क्वेश्चन पेपर से ही 70% नहीं 90% क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये PCS पूरा UPSC को फॉलो करता है, उसके आए हुए क्वेश्चनों को इसमें फिर से देते हैं। तो इसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में दिया है, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से संविधान के भाग कितने चौथा ए, ठीक है, के जोड़ा गया था और वर्तमान में इनको जो है 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। आर्टिकल और कितने हैं 11 मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86 संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया आम चुनावों में मतदान, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान आदर्शों का सम्मान, मौलिक और आम चुनावों के मतदान, इसमें ये दिया हुआ है, न कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता किया है। तो किसने किया है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर S राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा व सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा, और उन्होंने स्वाभाविक था कि उन्हें राज्य के अर्थात कार्यपालिका विधायिका के बाध्यकारी बना दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों भाग 3 ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय समुदाय का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आकस्मिक निधि से तो इसका सी था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267। कितना? 267। संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का अधिकार देता है। आकस्मिक निधि संघ राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती है। ये या तो राष्ट्रपति की या राज्य की राज्यपाल की। केंद्र में जो कि आकस्मिक निधि होगी वो राष्ट्रपति के अधीन होगी और राज्य में राज्यपाल के अधीन होगी, ताकि वह अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते हैं। आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं जिनके अधीन आकस्मिक कुछ व्यय जरूरी हो जाए, कुछ एकदम से आवश्यकता पड़ जाए अकस्मात, ऐसी ही आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार 30,000 करोड़। कितना है? 30,000 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कौन से कथन सही हैं? पहला है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय सूचित करता है। सही उत्तर का चयन कूट की सहायता से करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लिखित किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों को विषय में सूचित करता है। स्पष्ट है कि प्रश्न कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इन द एड्रेस इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट द कॉजेस ऑफ इट द समन्स सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स यूजिंग कोर्ट्स। तो ये हमारा सी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है सुमलिखित, इसमें भी करना है। तो इसका सुमलिखित करने वाला है, इसको थोड़ा साइज। चलिए, इधर राज्य है और इधर कौन सा है? राज्य के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो राजस्थान में कितने प्रतिनिधि हैं? 10 सीटें हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। कितनी सीटें हैं राजस्थान में? 10 राज्यसभा की, और गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7 है। ठीक है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की कितनी? 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, सबसे ज़्यादा। तथा सबसे कम प्रतिनिधित्व संयुक्त रूप से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा की 1 सीट है। ठीक है ना, इन सब की 1-1 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। गिव्स बिलो आर द स्टेटमेंट्स वन द level of assertion is the other of the season are an ascertain a council of the minister in India secretly in responsible to both Lok Sabha and Rajya Sabha। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं रीज़न
इसमें देखते हैं भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। इसका कारण इसमें दिया है लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अब इन स्टेटमेंट को देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न का कथन मतलब जो अभिकथन है वो गलत है, किंतु कारण सही है। कारण इसका सही है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार 75 के क्लॉज 3 के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या था, अभिकथन गलत था और कारण सही दिया गया है। 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट मीन्स भारतीय मतलब कार्रवाई शून्यकाल। शून्यकाल कब चलता है, वो चलता है प्रश्नकाल के ठीक बाद में। ठीक है, भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। शून्यकाल दोपहर के 12 से 1 बजे मतलब 1 घंटे का ये शून्यकाल होता है। यह संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इस दौरान संसद द्वारा अवलंबनीय लोक महत्व मुद्दों को संसद में उठाया जाता है। Which of the following bills cannot be first introduced in Rajya Sabha? आंसर है मनी बिल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में जाता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, लोकसभा का इसमें पावर लोकसभा अध्यक्ष का और भी ज़्यादा हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। ठीक है, और राज्यसभा के धन विधेयक को केवल 14 दिन इस विधेयक को सिर्फ रोक सकती है और इसको खारिज नहीं कर सकते। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी ही होगी। बाउंड करता है कि राज्यसभा उसको रोक नहीं 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता और उसे स्वीकृति देनी ही होगी, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। इससे ज़्यादा समय तक अगर वो रोक के रखते हैं तो उसे पास माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज दी, यानी कि भारतीय संसद लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, उसी में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो इसका पार्ट ए का ये है आंसर। नियंत्रण व लोक इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे आप लोग भी अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख पा रहे होंगे। हम सोच रहे हैं ये दोनों आ जाएंगे। चलिए ठीक है, दोनों आ जाए। नियंत्रण महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। इसमें 15 लोकसभा तथा 7 जो है 7 मेंबर्स राज्यसभा से प्रति वर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब इतने अनुपात में लोकसभा से इतने राज्यसभा से लेकर के उनको एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति मतलब लोक लेखा समिति में लोकसभा के भी लोग होंगे और राज्यसभा के भी होंगे। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है ये समिति का। इसके अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के सदस्यों मतलब इसकी नियुक्ति जो सदस्यों की करी जाएगी वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो पर्याय विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। समिति के प्रमुख कार्य के अंतर्गत सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच, प्रमुख
हैं जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये जांच लोक लेखा समिति है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। On the recommendation on which the committee the Interstate Council passed set in India, तो आपका ये होगा सहकारिता आयोग। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 यानी 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य में केंद्र व राज्यों के मध्य में समन्वय स्थापित करने और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया है। और राष्ट्रपति यदि किसी समय यह आवश्यक समझे कि किसी ऐसी परिषद का गठन या सार्वजनिक हित में तो उसका गठन कर सकता है। ये उसकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। इसकी सिफारिश सरकारी आयोग द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर वर्ष 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं, वो संघ शासित राज्य मुख्यमंत्री, उसके प्रशासक जो भी होंगे वो उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। इसमें पूंछी आयोग, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य के संबंध में पुनर्विचार हेतु केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2007 को गठन किया और राजमनार समिति तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया। मतलब राज्यों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव अधिक स्वायत्तता देने की बात किसने कही, राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार। और वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली के शिक्षा के कोठारी समिति का गठन किया गया था। चलिए अब देखते हैं राज्य स्टेट गवर्नमेंट। ए मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी रिमूव्ड बाय, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग से इसको हटाया जा सकता है। हटाने की क्या प्रावधान है, आइए चर्चा करते हैं। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं सीधा। इसमें दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब जांच होगी उसके बाद ही आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया, आर्टिकल 317 में किया गया है। ठीक है ना। इसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य कदाचार के, मतलब वो ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे कि कदाचार मतलब जो प्रतिष्ठा होती है उसको आघात पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। इसके बाद ही उनको पद से हटाया। राष्ट्रपति के आदेश के बाद उनको पद से सुप्रीम कोर्ट जब जांच करके उन्हें रिपोर्ट दे देगा, इसके बाद राष्ट्रपति आदेश करेंगे कि इनको पद से हटाया जाए अथवा नहीं हटाया जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जनरली जब जांच होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जांच होने के बाद में जो भी वो सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं वही फिर राष्ट्रपति उसी पर मोहर लगा देते हैं। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति से उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तो है आर्टिकल 145 के प्रावधानों की, अब ये याद रखना है, कदाचार का ये आर्टिकल है 145 जांच करता है। इसके तहत राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस राष्ट्रपति के आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष किसी सदस्य को हटाने का आदेश देते हैं। ठीक है, इधर दिया है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैग, महालेखा परीक्षा के बारे में पूछा। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य, तो उसके प्राथमिक कर्तव्य होते हैं राज्य, संघ एवं राज्य के मध्य में राजस्व वितरण की हेतु सिफारिश करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये देखो वित्त आयोग का 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, किस वित्त आयोग का गठन होता है, 280 आर्टिकल्स के अंतर्गत। और प्राथमिक कर्तव्य संघ राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है। और वित्त आयोग का एक संवैधानिक, ये
ये ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ दिया जाता है कभी मिलान करने के लिए कि वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है। तो ध्यान रखेंगे ये संवैधानिक आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। आयोग के सदस्यों की योग्यता व उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग, अब तो और भी चेंज हो गए हैं नए, उनका क्या नाम, ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा हमें। ठीक है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में भी हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ये एक स्लाइड होगी। अब देखते हैं कि अगले जो भी ये स्लाइड एक छोटी है, इसको लेकर के हम अगले वीडियो में ये पूरा क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट में बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताइए, और हम क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइए। ये 21 मिनट का वीडियो कुछ छोटा ही है, ठीक है ना, वैसे पर्याप्त है इतना, और इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इनको आप रिवाइज करते रहिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इन्हीं में से सब कुछ परीक्षा में आने वाला है, या तो आपका एक्सप्लेनेशन है या सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन इसमें दिया है ऐसा ही आने वाला है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।